वालेकुम केमिस्ट्री 9 स्टूडेंट्स। मैं जो हूँ ना वो तकरीबन वाइंड अप करना चाह रही हूँ इस वाले चैप्टर को ताकि हम आगे बढ़ें। एटॉमिक नंबर बेसिकली होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। बेसिकली जो एटॉमिक नंबर होता है ना वो ही प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। आप हर एलिमेंट का शेल बनाते हो, राइट? बनाते हो तो उसमें प्रोटॉन का नंबर लिखते हो। जैसे क्लोरीन का 17 है तो बेसिकली इसका 17 एटॉमिक नंबर भी है और 17 उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी है। और प्रोटॉन्स होते किसमें? न्यूक्लियस में होते हैं। ठीक है, और हम एटॉमिक नंबर को हमेशा जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल है। ठीक है, हर एटम का हर एटम ऑफ एन एलिमेंट का सेम एटॉमिक नंबर होता है क्योंकि उसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन है 8 नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो उसका 8 प्रोटॉन्स भी और 8 एटॉमिक नंबर भी है। जैसे मैंने बताया, क्लोरीन की एग्जांपल दी कि उसका एटॉमिक नंबर 17 है तो उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने? 17 है। तो उसको जेड इक्वल्स टू 17 करके दिखाएंगे और ऑक्सीजन में जेड इक्वल्स टू 8। ठीक है, एटॉमिक मास जो होता है ना वो सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होता है। आपके शेल में जो आप अंदर लिखते हो कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इतने हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इतने हैं, तो उन दोनों को जब हम प्लस करते हैं ना तो हमारा मास आ जाता है। और जब हम मास को और प्रोटॉन को माइनस करते हैं ना तो हमारा न्यूट्रॉन आ जाता है। खैर अभी हम अगर मास का बात करें, अगर एटॉमिक मास की अगर हम बात करें तो एटॉमिक मास होता है सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जो भी एक न्यूक्लियस है उसमें कोई भी फॉर एग्जाम्पल, और हम उसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक मास को। ठीक है, होता ये है कि जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और उसका न्यूट्रॉन भी 7 है। ठीक है, तो 7 + 7 14। क्लियर हो गया? ठीक है ना, तो ये एडिशन हो जाती है नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो उसको हम एटॉमिक मास कहते हैं और एटॉमिक मास ए से रिप्रेजेंट होता है। अब इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है कि इफ एन एलिमेंट हैव एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12, तो उसका एटॉमिक नंबर बताएं और एटॉमिक मास बताएं। तो भैया बगैर कुछ सोचे समझे बता दोगे कि एटॉमिक नंबर तो इसका 11 है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन जो है वो 11 है तो प्रोटॉन बराबर होता है एटॉमिक नंबर के। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, तो उसका एटॉमिक नंबर भी 11 होगा। लेकिन अगर हम बात करें एटॉमिक मास की तो हमने पढ़ा कि एटॉमिक मास इज सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। तो हम 11 को 12 से क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 23। क्लियर हो गया? ए से जेड से शो किया है एटॉमिक नंबर को और ए से शो किया है एटॉमिक मास को। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक मॉलिक्यूल है। अब उसका अगर आपको कोई मास निकालने को कहे, अच्छा याद रखना है कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है ना वो हमेशा कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में होता है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि यार ये NaCl में मॉलिक्यूलर मास निकलेगा कि NaCl में निकलेगा फॉर्मूला मास, और CO2 हो गया, वाटर हो गया, इन सब में निकलता है मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि इन सब जिनमें कोवलेंट बॉन्डिंग होती है ना उसमें हमेशा मॉलिक्यूलर मास निकलता है। उसको हमेशा हम कहेंगे कि मॉलिक्यूलर मास निकालें। HNO3 हो गया, H2O हो गया, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। इसी तरह फार्मूला मास अगर हम निकालते हैं तो जैसे NaCl हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया यानी MgO। अगर एक वो है ना एक मेटल है, एक मेटल से एक नॉन मेटल जुड़ा हुआ होता है तो उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। जैसे NaCl है वो एक एक मेटल है, इसमें सोडियम। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो एक मेटल है मैग्नीशियम। तो इस इन सब में फार्मूला मास होगा। मॉलिक्यूलर मास किसमें होता है? कोवलेंट बॉन्डिंग में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, अब जैसे HNO3 है, HNO3 में क्या है? एक कोवलेंट बॉन्डिंग है तो उसका क्या निकलेगा? मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास निकलता है कैसे? सारे जितने भी एटॉमिक मासेस होते हैं ना उन सबको ऐड करके। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक मास, नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। ठीक है, 14 को प्लस करेंगे 1 से तो 15 आएगा। ठीक है जी। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। अच्छा, ऑक्सीजन के बराबर में देखें, ऑक्सीजन के जो नीचे लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 3। इसका मतलब है कि आपको 3 को मल्टीप्लाई कर देना है ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से। तो 16 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो 48 आएगा। 48 को प्लस करेंगे नाइट्रोजन के मास से और हाइड्रोजन के मास से तो आपको बस कितना आएगा? 63 AMU। AMU जो है वो यूनिट होता है एटॉमिक मास का, फॉर मॉलिक्यूलर मास का। ठीक है, इसी तरह अगर हम बताएं आपको कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 कैसे निकलेगा। HNO3 का मॉलिक्यूलर मास फॉर एग्जांपल मैं दोबारा बता रही हूँ कि कैसे निकलेगा। तो मैं दोबारा से आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मॉलिक्यूलर मास का लाइक एग्जांपल आपको दोबारा से मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आ गया था बीच में, सॉरी। HNO3 जो है उसका ऐसे निकलेगा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है। ठीक है, और नाइट्रोजन का जो है वो 14 है
और ऑक्सीजन जो है वो 16 होता है, ठीक है। तो हम 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इसके बराबर में 3 लिखा हुआ है। सबको ऐड कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा 63। दोबारा से बता रही हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक और अगर ऑन एग्जांपल दी हुई हो ना तो इट विल बी, नहीं दी हुई, फॉर्मूला मास की दी हुई है। बेसिकली देखो, दो तरीक़ेकार जो होगा ना वो दोनों में सेम फॉलो होगा, ठीक है। तरीक़ेकार होगा दोनों में फॉलो होगा सेम, लेकिन फ़र्क ये होगा कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो निकलता है आपका कोवलेंट बॉन्डिंग में, और जो आपका फॉर्मूला मास होता है वो निकलता है आयनिक बॉन्डिंग में। ये फ़र्क होता है। अब जैसे HNO3 है ना, तो HNO3 जो है ना कोवलेंट बॉन्डिंग होती है HNO3 में। बेसिकली कोवलेंट तो नहीं, पोलर है, लेकिन पोलर हो, कोवलेंट बॉन्ड हो, जो भी हो, HNO3 हो गया, H2 हो गया, HCl हो गया, इन सबका मास निकालने को आएगा तो हम कहेंगे कि ये मॉलिक्यूलर मास निकलेगा इनका। और मॉलिक्यूलर मास ऐसे निकलता है कि सारे एटॉमिक मासेस को, सारे एलिमेंट के जितने भी एटॉमिक मासेस हैं उनको एड अप करके निकलता है। हाइड्रोजन का क्या एटॉमिक मास है 1, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या है 14। आपको एटॉमिक मासेस फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। वैसे तो दे देते हैं साइड पे लिखे हुए क्वेश्चन पे कि इसका ये है, लेकिन बहुत रेयरली होता है, ऐसा होता नहीं है। ऑक्सीजन का 16 होता है। अच्छा, अगर किसी एलिमेंट के बराबर कोई नंबर लिखा हुआ हो ना तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ओ के बराबर में 3 लिखा हुआ है, मतलब ओ के नीचे 3 लिखा हुआ है, तो उसको हम उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करके फिर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के मासेस से एड अप करेंगे तो हमारा मॉलिक्यूलर मास निकलेगा, राइट। 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, प्लस हम नाइट्रोजन का मास एड अप करेंगे, और फिर प्लस हाइड्रोजन का मास एड अप करेंगे। हाइड्रोजन का तो 1 होता है, ठीक है। सिमिलरली फार्मूला मास कैसे निकलेगा, मैंने आपको बताया कि फार्मूला मास ऐसे निकलता है कि आयनिक कंपाउंड, देखा मेरी वाली बात लिखी हुई, आयनिक कंपाउंड व्हिच फॉर्म द सॉलिड क्रिस्टल रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला यूनिट। फार्मूला मास कैलकुलेटेड बाय सम ऑफ एटॉमिक मासेस इन फार्मूला यूनिट। तरीकेकार दोनों का सेम है, लेकिन फ़र्क बस ये है कि उसमें होगी कोवलेंट बॉन्डिंग या पोलर बॉन्ड में होगा, और इसमें जो है ना आयनिक बॉन्डिंग में होगी। जैसे NaCl मैंने आपको एग्जांपल दी कि NaCl का 58.5 है। NaCl का कैसे निकलता है, सोडियम का 23 है मास, ठीक है, सोडियम का, और क्लोरीन का 35.5 है। तो 23 प्लस 35.5 इज 58.5, ठीक है। अच्छा, अब सिमिलरली उन्होंने एल्युमिनियम सल्फेट दिया हुआ है। एल्युमिनियम सल्फेट में, एल्युमिनियम सल्फेट आयनिक कंपाउंड है, क्यों, क्योंकि जो आपके पास Al है वो ग्रुप 3 का एलिमेंट है और वो मेटल है, ठीक है। तो जो एल्युमिनियम है उसका जो मास होता है वो होता है 27। 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस सल्फर का होता है आपके पास 32। 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्यों, क्योंकि जो ब्रैकेट के बिल्कुल लास्ट में लिखा हुआ है ना 3, वो दोनों के लिए फॉलो होगा, सल्फर के लिए भी और ऑक्सीजन के लिए भी, ठीक है। तो हम इसे 32 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस जो आपका ऑक्सीजन होता है उसका 16 होता है मास। अच्छा, 12 क्यों लिखा हुआ है 16 के बराबर में, क्योंकि इन्होंने 4 को मल्टीप्लाई कर दिया है, ब्रैकेट के जो नीचे 3 लिखा हुआ है ना, क्योंकि 3 दोनों के लिए, सल्फर के लिए भी और ऑक्सीजन के लिए भी है। ऑक्सीजन के जो लिखा हुआ है ना उन्होंने, ऑक्सीजन के खुद इंडिविजुअल 4 लिखा हुआ है बराबर में, तो उस 4 को मल्टीप्लाई किया 3 से, 12 आया, 12 को फिर मल्टीप्लाई किया ऑक्सीजन के मास से, जो आपके पास आया 192, प्लस आपके पास एल्युमिनियम और सल्फर को, हमने सल्फर के मास को मल्टीप्लाई किया 3 से, क्योंकि 3 जो है वो दोनों के लिए फॉलो होगा, सल्फर के लिए भी और ऑक्सीजन के लिए भी, ठीक है। और प्लस हमने एल्युमिनियम के जो हमारा मास है 27 को मल्टीप्लाई कर दिया, 27 होता है, उन्होंने जो है ना 26.98 दिया हुआ, 27 होता है, 27 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, ठीक है। अब उनको एड अप कर दिया, आपके पास आंसर आएगा। दोबारा से बता देती हूँ, 27 को उन्होंने 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एल्युमिनियम का मास 27 होता है, क्योंकि एल्युमिनियम के बराबर में 2 लिखा हुआ है नीचे, तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस सल्फर के मास को लेंगे, लेकिन सल्फर के मास को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, फिर एडअप करेंगे एल्युमिनियम के 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन के में 4 लगा हुआ है इंडिविजुअल, और पूरे ब्रैकेट के नीचे क्या लिखा लिखा हुआ है 3, तो पहले 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको जो है ना 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर उसको जो है उसके ऑक्सीजन के मास से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर एडअप कर देंगे, तो आपके पास जो है वो एक आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? आई थिंक यहीं तक वीडियो
यहीं तक मैं वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। इंशाल्लाह अगली क्लास में मैं आपको पढ़ा दूँगी। क्योंकि लंबी वीडियोज़ जो है ना रिकॉर्ड डल ही नहीं पाती हैं यूट्यूब पे, कुछ मतलब मसला हुआ हुआ है, आई डोंट नो व्हाई। तो यहीं तक मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। बाकी तो ये केमिकल स्पीशी आसान है, आयन, कैटायन। आयन की 2 टाइप्स होती है, कैटायन और एनायन। एनायन जो होता है ना वो नेगेटिवली चार्ज होता है, और कैटायन जो होता है ना वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। एनायन जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, क्लोरीन नेगेटिव है। सोडियम जो है वो कैटायन है, क्योंकि सोडियम का पॉजिटिव आयन होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है, जब मॉलिक्यूल लूज या गेन करता है तो उसे मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। मॉलिक्यूलर आयन में पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। इफ नेगेटिव चार्ज है तो उसको हम एनायन कहते हैं, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायन कहते हैं। सिमिलर, अगर फॉर इन्होंने भी बता दिया कि किसी मॉलिक्यूलर में पॉजिटिव लगा हुआ है तो उसको हम कैटायनिक कहेंगे, और किसी मॉलिक्यूल में अगर नेगेटिव लगा हुआ है तो उसे हम एनायनिक कहेंगे। फ्री रेडिकल क्या होते हैं, वो जिसमें अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। जैसे हम किसी भी सिंबल में ऊपर डॉट लगा देंगे ना, किसी भी सिंबल में, हाइड्रोजन के ऊपर डॉट लगाया तो वो फ्री रेडिकल बन जाएगा, ठीक है। एटम और आयन का क्या डिफरेंस है कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट का, और आयन स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है आयनिक कंपाउंड का, ठीक है। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट का, और आयन होता है आयनिक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट, और वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। एटम कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, आयन कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम फिर भी एग्जिस्ट कर लेता है इंडिपेंडेंटली, ठीक है, लेकिन आयन कर ही नहीं सकता इंडिपेंडेंटली, और वो सराउंडेड होता है ऑपोजिटली चार्ज से। एटम जो है वो न्यूट्रल होता है, और आयन जो है वो नेगेटिव होता है, या तो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल कंपाउंड का, या जिसकी इन अ कंपाउंड या इन अ केमिकल एलिमेंट दैट हैज अ प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड और एलिमेंट। मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है, वही गेन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी मॉलिक्यूल ने इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया हो, फॉर एग्जांपल मीथेन ने अगर गेन कर लिया, मीथेन ने अगर लूज कर लिया है तो CH4 पॉजिटिव लग जाएगा उसके आगे। और मीथेन एक मॉलिक्यूल है, राइट। मॉलिक्यूल हमेशा न्यूट्रल होता है, और मॉलिक्यूलर आयन या तो पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होता है। मॉलिक्यूल स्टेबल यूनिट होता है, मॉलिक्यूलर आयन स्टेबल यूनिट नहीं होता। जिसके आगे भी पॉजिटिव नेगेटिव लग जाएगा ना, वो स्टेबल नहीं होगा। मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, मॉलिक्यूलर आयन इज फॉर्म बाय द आयनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल। जब मॉलिक्यूल की आयनाइजेशन हो जाती है तो मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है, ठीक है। आयन और फ्री रेडिकल में क्या फर्क होता है, आयन के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, फ्री रेडिकल में अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी भी सिंबल के ऊपर डॉट लगा हुआ होगा उसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल, यानी उसमें अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आयन सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं, फ्री रेडिकल एयर में एग्जिस्ट करते हैं और सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। आयन अफेक्टेड नहीं होते प्रेजेंस ऑफ लाइट से, फ्री रेडिकल अफेक्टेड होते हैं प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। ये डिफरेंसेस है, ये जो है ना याद करने वाली चीज़ है, ये समझने वाली चीज़ नहीं है, आप लोग याद करके जाएगा, ये एज इट इज़ क्वेश्चन आता है पेपर में। यहाँ तक मैं रिकॉर्ड करी हूँ, इंशाल्लाह मैं जो है अगली क्लास में पूरा पढ़ाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि बहुत ही कम रह जाएगा फिर। मोल और एवोगाड्रो नंबर बहुत ही आसान है, उसका न्यूमेरिकल ही बहुत आसान है, ठीक है। इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ाऊँगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।